क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में हमारी विक्ट्री पंच अभियान किसने शुरू किया है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण कहां से किया गया? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 जुलाई 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारे जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और सबसे पहले आज टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारी चैनल की ओर से हमारे सभी भारतीय ओलंपियन को कांग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमारे भारत देश के लिए मेडल जीते। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? हमारे भारत देश में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, यानी कि आज ही है 23 जुलाई और आज मनाया जा रहा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 23 जुलाई 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी जिसका नाम था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने बॉम्बे स्टेशन से देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस आकाशवाणी बना। कब? 8 जून 1936 को आकाशवाणी बना। आकाशवाणी का मोटो क्या है, आदर्श वाक्य क्या है? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ऑफिशियल लोगो इमेज में आप देख सकते हैं AIR, ऑल इंडिया रेडियो। और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? वर्तमान में प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है शशि शेखर वेम्पटी, इमेज में आप देख सकते हैं। तो आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक कौन है? आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक है N वेणुधर रेड्डी, जो हाल ही में इस पद पर नियुक्त हुए हैं। कौन? आकाशवाणी के प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी। और इसी मंथ के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। और हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री कौन बन गए हैं? श्री अनुराग ठाकुर जी। और आकाशवाणी का आदर्श वाक्य क्या है, जो मैंने आपको इमेज में बताया, लोगों में बताया? बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यह आकाशवाणी का आदर्श वाक्य है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण कहां से किया गया? हमारे DRDO के द्वारा हाल ही में एक मिसाइल आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के तट पर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ओडिशा के तट पर यह सफल परीक्षण किया गया। और यह सतह से हवा में वार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है आकाश एनजी। तो मिसाइल आकाश एनजी की कुछ खास बातें मैं आपको बताऊं तो नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल जिसका नाम है आकाश एनजी, और हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए उच्च स्तरीय गतिशीलता है इस मिसाइल में। और भारतीय वायुसेना की हवाई सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा इस सफल परीक्षण से। और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में यह सफल परीक्षण किया है। तो DRDO ने ओडिशा के तट के करीब एकीकृत परीक्षण रेंज से यानी कि ITR से सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल यानी कि आकाश एनजी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और एनजी का मतलब क्या होता है? न्यू जनरेशन। और मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला यानी कि DRDL हैदराबाद द्वारा अन्य DRDO प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है। यानी कि हमारी जो DRDO है इनकी विभिन्न प्रयोगशालाएं हमारे भारत देश के विभिन्न शहर में स्थित है। इसी तरह की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद, और उनके द्वारा DRDO की अन्य प्रयोगशालाओं के सहयोग से यह हाल ही में आकाश एनजी का सफल परीक्षण किया गया। तीसरा क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? दोस्तों आज
हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म दिवस है। तो हमारे इस महान क्रांतिकारी को सबसे पहले तो सैल्यूट करते हैं और हमारे यह महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक के बारे में यहाँ 2 सेंटेंस दिए गए हैं और इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाने का ट्रेंड चला है और इसीलिए मैंने सोचा कि इसी तरह के क्वेश्चन की एक्सरसाइज भी आपको कर लेनी चाहिए और पिछले साल भी मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहले तो हमारे यह बाल गंगाधर तिलक जी का एक फेमस सेंटेंस है, वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। किसका कोट है? हमारे बाल गंगाधर तिलक जी का। एक बार फिर से पढ़िए, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। और यहां 2 सेंटेंस अब पढ़ते हैं। लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। आपने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सोशल साइंस में पढ़ा होगा, लोकमान्य तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ है। बिल्कुल सही है। और यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है? तो दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं। उन्होंने अंग्रेजी में केसरी नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी शुरू किया था। यहां कुछ गलत है क्योंकि यह केसरी नामक जो साप्ताहिक समाचार पत्र था वो केसरी इंग्लिश में नहीं बल्कि मराठी में था और इसीलिए यह दूसरा नंबर का सेंटेंस है वो गलत हो जाता है। तो यहां कौन सा कथन गलत है? केवल 2 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है। तो हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी, केवल 2। और यहां बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में मैं आपको बताऊं तो बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ। वे एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी में लिखते थे। इनमें से एक अखबार जिसका नाम था मराठा किस भाषा में प्रकाशित हुआ करता था? यह इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता था। और दूसरा है केसरी किस भाषा में प्रकाशित होता था? मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। तो आपको याद रख लेने चाहिए कि केसरी और मराठा यह दोनों समाचार पत्रों का प्रकाशन कौन करते थे? हमारे लोकमान्य तिलक जी। और लोकमान्य तिलक जी का निधन 1 अगस्त 1920 को मुंबई में हुआ। और महात्मा गांधी जी ने लोकमान्य तिलक के बारे में क्या कहा है? महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। क्या आधुनिक भारत का निर्माता कहा था पूज्य बापू ने लोकमान्य तिलक जी को? और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि लाल बाल पाल की यह 3 व्यक्तियों की एक त्रिपुटी इमेज है। आप देखिए और पहचानिए, यह है लाला लाजपत राय, यह है बाल गंगाधर तिलक जी और यह है बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से यह तीनों व्यक्ति जाने जाते थे। और इन नेताओं ने सबसे पहले भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग उठाई और 400 पन्नों की गीता रहस्य नामक किताब भी लिखी थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांतिकारी ने बचपन में ही भील दोस्तों से धनुष बाण चलाने की कला सीख ली थी? इमेज में आप देख सकते हैं, एक बचपन में ही भील दोस्तों के साथ मिलकर उन्होंने धनुष और बाण चलाना सीख लिया। इस क्रांतिकारी का नाम दोस्तों है चंद्रशेखर आजाद। और आज चंद्रशेखर आजाद का भी जन्म दिवस है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है चंद्रशेखर आजाद। और चंद्रशेखर आजाद के बारे में मैं आपको बताऊं तो महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई 1906 को कहां पर? मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ। कब? 23 जुलाई 1906 को। तो इस क्रांतिकारी को भी एक सैल्यूट तो बनता ही है। और काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए थे। क्या? काकोरी ट्रेन रॉबरी भी की, असेंबली बम घटना में भी शामिल थे और लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या भी की। और ऐसी घटनाओं को लेकर पूरे भारत देश में एक पहचाना चेहरा भी बन गए थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। और यहाँ पर क्या लिखा है पढ़ो तो, आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के मुख्य रणनीतिकार कौन थे? तो हमें आंसर देना है हमारे चंद्रशेखर आजाद।
और 27 फरवरी 1931 को मात्र 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्कर, जो कि अब नाम बदल दिया गया है, नाम रखा गया है आजाद पार्क, तो अल्फ्रेड पार्क में चारों ओर गिरने के पश्चात उन्होंने स्वयं गोली मारकर खुद की हत्या कर ली थी। और खुद को गोली क्यों मारी? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? वो कभी जिंदा पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे, और अपने प्रण को निभाया और अंतिम गोली अपने सर पर ही चला दे और हमारे देश के लिए सिर्फ 24 साल की आयु में शहीद हो गए। पांचवा क्वेश्चन, राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किसने किया है? राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि वो अपने सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय की स्थापना करेंगे। और यहां पर पढ़िए, यूपी, हर गांव ग्राम पंचायत में बनेगा ग्राम सचिवालय। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत सचिवालय स्थापित करने का फैसला किया है। ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है। तो यह याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम सचिवालय स्थापित करने का डिसीजन क्यों लिया? मकसद है ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। और इस समय राज्य में 58,189 ग्राम पंचायतें मौजूद है पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में। और ग्राम पंचायतों में कंप्यूटर ऑपरेटर या सहायक की नियुक्ति की जाएगी। तो यह रोजगार देने का एक अच्छा कदम उठाया गया है। क्या? कंप्यूटर ऑपरेटर या सहायक की नियुक्ति की जाएगी। और इस तरह से लगभग 1.5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिलेगा। कितने? 1.5 लाख से अधिक युवाओं को उत्तर प्रदेश में रोजगार मिलेगा। और यह पंचायत सहायक पंचायत भवन या ग्रामीण सचिवालय में बैठकर पंचायत के जरूरी कामकाज करेंगे। और जिन ग्राम पंचायतों में ये भवन नहीं होंगे या टूटी फूटी दशा में होंगे, वहां उनका निर्माण अथवा मरम्मत की जाएगी। और इन पंचायत सहायक को प्रति माह 6,000 रुपये वेतन भी मिलेगा। कितना? पंचायत सहायक को प्रति माह 6,000 रुपये का वेतन भी मिलेगा उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से। और उत्तर प्रदेश की बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको कई बार बताई है और इसीलिए मैं बार बार नहीं रिपीट कर रहा हूं। ओके, छठा क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना को कब तक बढ़ा दिया है? यहां पर पढ़िए, स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप इंडिया योजना को हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बढ़ा दिया है। कब तक? वर्ष 2025 तक। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2025। और यह स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना को अप्रैल 2016 में आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया था। तो यह स्टार्टअप इंडिया स्कीम का उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। कब? अप्रैल 2016 में। और स्टैंड अप इंडिया यानी कि स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, ताकि व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में ग्रीनफील्ड उद्यम शुरू करने में तैयार एवं प्रशिक्षु दोनों प्रकार के उधार लेने वालों की मदद की जा सके। यानी कि एक तरफ से दोस्तों लोन दिया जाएगा किसको? महिला, एसटी या एससी समुदाय से जुड़े हुए 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को यह सहायता दी जाएगी। और स्टैंड अप इंडिया योजना से 93,094 से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ भी हो चुका है। और उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक की भी बात कर ले तो राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर कमान उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। और यहाँ दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात जो आई ना, तो वो पिछले वीडियो में उत्तर प्रदेश वाला क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ बाय मिस्टेक हो गया है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक के बारे में आप याद रख ही लो। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली एवं तीर कमान। इमेज में आप देख सकते हैं मछली एवं तीर कमान जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और उत्तर प्रदेश का राज्य मछली कौन सी है? इमेज में देखिए, नाम है मोय या तो चित्तल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। तो उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है अशोक।
और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प क्या है? पलाश। इमेज में आप देख सकते हैं, पलाश को ढाक या टेसू भी कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन, हमारा विक्ट्री पंच अभियान किसने शुरू किया? हमारा विक्ट्री पंच अभियान एक शुरू किया गया है हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय के द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा हमारा विक्ट्री पंच नामक अभियान शुरू किया गया है। और यह हमारा विक्ट्री पंच अभियान का उद्देश्य क्या है? तो हाल ही में आज ही टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट होने जा रहा है, तो हमारे भारतीय ओलंपिक को दोस्तों प्रोत्साहन मिले, अपनी जो गोल्ड मेडल जीतने या तो सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीतने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़े, इसीलिए यह हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा। और युवा कार्य और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे नए युवा कार्य और खेल मंत्री बन गए हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारा विक्ट्री पंच अभियान शुरू किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ वीडियो बनाकर हैशटैग हमारा विक्ट्री पंच पर साझा करें। यानी कि एक हैशटैग चलाया जा रहा है हमारा विक्ट्री पंच, और हम भी यह हमारा विक्ट्री पंच हैशटैग का यूज करते हुए एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत देश के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। और बहुत से हमारे भारत देश के ऐसे हीरो या सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने वीडियो साझा भी कर दिए हैं। तो आपकी भी जिम्मेवारी है, क्योंकि हमें हमारा योगदान देना है। एक छोटा सा योगदान हमारे भारत देश के लिए मेडल दिला सकता है। 8वां क्वेश्चन, 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? दोस्तों आज स्टार्ट होने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक, जो 2020 में आयोजित होने वाला था। कोविड-19 के कारण एक साल पोस्टपोन किया गया, 2021 में आयोजित किया जा रहा है। और 2024, 2028 और 2032 का ओलंपिक ग्रीष्मकालीन और पैरालंपिक कहां आयोजित किया जाएगा? इनमें से 2032 की बात मैं आपको कर रहा हूं, लेकिन इनसे पहले मैंने आपको 2024 और 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के प्लेस के बारे में बताया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम बात करते हैं 2032 के यह ओलंपिक और पैरालंपिक की। तो इसकी मेजबानी अब करने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया देश। कौन? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और इसका बैनर भी आ गया है, देखिए कहां पर आयोजित होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में 2032 का ओलंपिक आयोजित होने वाला है। यहां पर साफ शब्दों में लिखा है ब्रिस्बेन होस्ट सिटी ऑफ 2032 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, शॉर्ट में कहे तो IOC ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को मेजबान के रूप में वोट दिया है। यानी कि मेजबानी करेगा ब्रिस्बेन शहर। और ब्रिस्बेन 1956 में मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलिया शहर बन जाएगा। दोस्तों हमारे विश्व में ऐसे 2 ही कंट्री है जहां पर 3 बार ओलंपिक आयोजित हुआ हो। पहला है अमेरिका, वहां पर 3 बार ओलंपिक होस्ट हो चुका है। और यह ऑस्ट्रेलिया अब दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर तीसरी बार ओलंपिक आयोजित होगा। और यहां पर देख सकते हैं मेलबर्न में दोस्तों 1956 में ओलंपिक आयोजित हुआ, सिडनी में 2000 में आयोजित हुआ और 2032 में यह ब्रिस्बेन शहर मेजबानी करने जा रहा है। और इमेज आप देख सकते हैं तटों पर बसा हुआ यह तीनों शहर। और तट पर बसे हुए शहर क्यों पसंद किए जाते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी इवेंट है जो यहाँ तटों पर या तो समुद्र में आयोजित की जाती है, और इसीलिए शायद ऐसा लोकेशन पसंद करते हैं ओलंपिक कमेटी। और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा एकमात्र देश बन जाएगा। क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का एकमात्र दूसरा देश बन जाएगा। तो यहां मैप के जरिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, अमेरिका जहां पर 3 बार ओलंपिक आयोजित हुआ है, और यह है ऑस्ट्रेलिया, यहां पर 2 बार आयोजित हुआ है। और 2032 में जब आयोजन होगा तो दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा जहां पर 3 बार यह ओलंपिक आयोजित हुआ हो। 9वां क्वेश्चन,
संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन है? हाल ही में यह संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है और इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अध्यक्ष कौन है दोस्तों? है अब्दुल्ला शाहिद। और यह क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कुछ सप्ताह पहले, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। हाल ही में 4 दिवसीय भारतीय दौरे पर है और इसीलिए करंट अफेयर में आए हैं। तो देखो यहां मैंने आपके सामने जो 4 ऑप्शन रखे उनकी भी हम जन्म कुंडली निकाल लेते हैं। तो मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष जो हाल ही में भारत के दौरे पर है, कौन? अब्दुल्ला शाहिद। और इसलिए करंट अफेयर में आए हैं। तो विश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक कौन है? नगोजी ओकोंजो-इवियला। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो-इवियला। वो वर्तमान में WTO की महानिदेशक है। और यूनेस्को की महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजोले। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं अब्दुल्ला शाहिद की, क्योंकि हाल ही में भारत के दौरे पर है। मालदीव के विदेश मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर है और नई दिल्ली भी पहुंच गए हैं और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात भी की है। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय, क्षेत्रीय और परस्पर हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की। दोनों मंत्रियों के द्विपक्षीय सहयोग के समूचे विषयों की समीक्षा भी किए जाने की संभावना है, क्योंकि हाल ही में 4 दिवस वो हमारे भारत देश में है। श्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र की 76वीं महासभा का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद पहली बार किसी देश की आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। यानी कि श्री अब्दुल्ला शाहिद यह 76वीं महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनकी यह पहली आधिकारिक किसी देश की यात्रा है और वो भी भारत देश की। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल का निधन हो गया। वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं। नाम है डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल, जिसका निधन हो गया। वो एक अच्छे साहित्यकार एवं नाटककार थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। प्रसिद्ध रंगकर्मी और साहित्यकार उर्मिल कुमार थपलियाल का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे आंतों के कैंसर से पीड़ित थे। उन्हें लखनऊ के इंदिरा नगर स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली है। और वरिष्ठ नाटककार, व्यंगकार, संगीत नाट्य अकादमी और यश भारती सम्मान से अलंकृत डॉक्टर उर्मिल कुमार थपलियाल आकाशवाणी में न्यूज रीडर भी थे और साल 1972 में दर्पण के संस्थापक बने और उन्होंने लगभग 95 नाटक भी किए। तो उन्होंने लंबी करियर में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसका हाल ही में आंतों की कैंसर के कारण निधन हो गया है। 11वां क्वेश्चन, आरोग्य रक्षक बीमा योजना किसने लॉन्च की? आरोग्य रक्षक बीमा योजना लॉन्च की है LIC ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है LIC। LIC का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यहां पर क्या लिखा है, पढ़ो तो। LIC लॉन्च्ड अ बेनिफिट बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान, जिसका नाम है आरोग्य रक्षक। आरोग्य रक्षक बीमा योजना कुछ निर्दिष्ट स्वास्थ्य जोखिमों के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है और यह चिकित्सा आपात स्थिति के मामलों में समय पर सहायता प्रदान करता है और बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद भी करता है। और आरोग्य रक्षक पॉलिसी वास्तविक चिकित्सा उपचार लागत की परवाह किए बिना बीमा राशि के बराबर एक मुश्त लाभ का भुगतान करती है और व्यक्ति एक पॉलिसी के तहत अपना यानी कि मुख्य बीमा धारक के रूप में अपने पति या पत्नी या सभी बच्चों और माता पिता का बीमा भी कर सकते हैं। और यह स्कीम लॉन्च की है LIC ने। तो LIC का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? मुंबई में। LIC की स्थापना कब हुई? 1 सितंबर 1956 को और इसीलिए प्रतिवर्ष 1 सितंबर को LIC दिवस भी मनाया जाता है। LIC के वर्तमान अध्यक्ष कौन बने हैं? MR कुमार। इमेज में आप देख सकते हैं। और LIC का पूर्ण स्वरूप भी पढ़ लीजिए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, LIC का पूर्ण स्वरूप। 12वां क्वेश्चन, केरल की पहली बुक विलेज का खिताब किसको दिया गया है? केरल की पहली
बुक विलेज का खिताब दिया गया है पेरुमकुलम को? यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पेरुमकुलम। कोल्लम जिले के पेरुमकुलम को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। प्रसिद्धि का दावा है कि पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्षों के ठोस प्रयासों का परिणाम है और पेरुमकुलम कोल्लम जिले का एक छोटा सा गांव है जिसे दर्जा दिया गया है बुक विलेज का। और हम सबको पता है कि वर्तमान में कोई छोटा हो या बड़ा सभी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है और सभी यूट्यूब पर मशगूल है। लेकिन दोस्तों, यह पढ़ने की अच्छी आदत बढ़ाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है यह केरल के पेरुमकुलम गांव में, और इसीलिए दर्जा दिया गया है बुक विलेज का। और बापूजी स्मारक ग्रंथशाला, क्या बापूजी स्मारक ग्रंथशाला गांव का एक पुस्तकालय। इसे राज्य का पहला पुस्तक गांव बनाने के इस प्रयास में सबसे आगे है कौन? बापूजी स्मारक ग्रंथशाला। और महान मलयालम लेखक M.T. वासुदेवन नायर ने इस विलेज को बुक विलेज कहा है। किसने? एक मलयालम लेखक है जिसका नाम है M.T. वासुदेवन नायर। इमेज में आप देख सकते हैं, उन्होंने इस गांव को बुक विलेज का दर्जा दिया है। और पुस्तकालय गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा करता है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसी तरह के एक छोटे से गांव में दोस्तों 10 नहीं बल्कि 11 बुक शेल्फ लगाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताब ले सकता है, उन्हें पढ़ सकता है और उन्हें वापस भी रख सकता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किसने किया? दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में सबसे पहले मैग्लेव ट्रेन जापान देश में थे और यह जो ट्रेन है जिसकी रफ्तार है 600 किलोमीटर प्रति घंटे की, और यह विश्व की सबसे फास्ट मैग्लेव ट्रेन है जिसका अनावरण किया गया है चीन देश में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है चीन देश। इमेज में आप देख सकते हैं, इसी तरह की यह मॉड्यूल ट्रेन है मैग्लेव ट्रेन और इसकी रफ्तार कितनी है? 600 किलोमीटर प्रति घंटे। तो चाइना ने एक मैग्लेव ट्रेन, क्या मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति में सक्षम है और 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन द्वारा बीजिंग से शंघाई लगभग 1000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने में केवल 2.5 घंटे लगेंगे। कितने? 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में इस ट्रेन में सिर्फ 2.5 घंटे लगेंगे। और जब यह सफल परीक्षण किया है चीन देश ने, तो चीन की कैपिटल का नाम क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चीन की राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इमेज में आप देख सकते हैं, हमारे भारत देश से सटा हुआ यह चीन देश और हमारे भारत और चाइना में यहाँ है तिब्बती क्षेत्र, दोनों के बीच की डिवाइडिंग लाइन है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या? मैकमोहन लाइन। और दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, गुजरात के कच्छ जिले में किस गांव में बालिका पंचायत शुरू की गई? हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया गांव में एक बालिका पंचायत शुरू की गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था कुनारिया। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है कुनारिया का। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है किंजल प्रजापति, चौधरी ज्योत्सनाबेन, कालसी मावे, जिज्ञासा गोयल, जोगराज्या महेश, स्नेहल नाय, परिधि सिंह और टीचर हर्षद कलब। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, कुनारिया गांव में एक बालिका पंचायत शुरू की गई है। तो राजपूत मनीषा गणपत, पायल झाला, मेर सोनल, चुडासमा हेरे, विराट भोया, डामोर राजेश कुमार, राठौड़ हेतल और HR हंसा, इन सभी दोस्तों ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। हमारे और भी कुछ फ्रेंड है, राजेश भरवाड़, मकवाना संगीता, रोशनी प्रजापति, पटेल उर्वशी, चेतन जे राजपूत, रशीला डामोर, चावड़ा अजय और मेघा परमार, सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो कहां शुरू हुआ? रूस, चीन, अमेरिका या फ्रांस में? मार्क्स इंटरनेशनल एयर शो कहां शुरू हुआ है? 25 जुलाई को खत्म होने वाला है। कल ही मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बार आप लिख देंगे फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस
छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।